तो पोटेंशिया आईएएस के द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन मेंस का क्लास शुरू किया जा रहा है। इसके द्वारा साथ ही साथ मेंस का टेस्ट सीरीज भी शुरू किया जा रहा है और साथ ही साथ एसए के लिए स्पेशल क्लासेस भी होंगी और साथ ही साथ इसके लिए एसए का अलग से टेस्ट सीरीज भी आयोजित किया जाएगा। बहुत ही मिनिमम फीस में आप एक बार आकर के ऑफिस में यहाँ विजिट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे बिहार के बारे में। बिहार ने जब जब कुछ ऐसा काम किया है तब तब पूरे देश में भूचाल आया है। यानी कि बिहार हमेशा क्रांतिकारियों का सूत्रधार रहा है, चाहे 1974 में जेपी आंदोलन का हो, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा देकर के पूरी तरीके से केंद्र सरकार को ही बदल दिया, चाहे वो कोई भी आयोजन हो। अभी लेटेस्ट जो मुद्दा छाया हुआ है बिहार में जातिगत आंकड़े को जारी करना, विपक्षी पार्टियों ने तमाम अड़चनों को लगाया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक इसका मामला घसीटा गया, लेकिन फिर बिहार सरकार एकदम दृढ़ संकल्प थी कि हमें इसके आंकड़े जारी करने ही करने हैं। और इसको आधार बना करके आप बीपीएससी मेंस में ये फिक्स है कि यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। अब हम इसको विश्लेषण करके देखेंगे कि आखिर इससे सवाल आएगा क्या, क्योंकि सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो सिर्फ एक्चुअल आंकड़े जारी किए हैं, लेकिन आयोग आपसे जो सवाल पूछेगा वो आपसे विश्लेषणात्मक पूछा जाएगा, आलोचनात्मक पूछा जाएगा। इसके लिए आपको बृहद तरीके से एनालिसिस करना होगा। और सिविल सर्विस बनने के लिए, सिविल सर्वेंट में बनने के लिए आपके अंदर विश्लेषण की ही क्षमता की डिमांड किया जाता है। अगर ये आपके अंदर नहीं है विश्लेषण करने की क्षमता, तो शायद आपके तैयारी में बहुत कमी रह गई है। जो भी दुनिया के आप चीजों को देखते हैं, परखते हैं, वो आपको फैक्चुअल तरीके से आपको जानकारी मिलता है। उसके बारे में सही गलत विश्लेषण, आलोचनात्मक, ये खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा, खुद से निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, तब जाकर के आप मेंस क्वालिफाई कर पाएंगे। नहीं तो फिर वो प्रभाव नहीं उत्पन्न कर पाएंगे आप अपने लेखन शैली में जो आयोग आपसे डिमांड करता है। हम आज इन्हीं आंकड़ों के माध्यम से हम एनालिसिस पावर को आपको दिखाएंगे कि कैसे आंकड़ों से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसके फायदे और उसके नुकसान गिना सकते हैं। और आयोग आपसे यही लेवल का ज्ञान आपसे चाहता है। तो आइए अब हम देखते हैं इसको हम 69वीं बीपीएससी मेंस में कैसे यूज करेंगे हम। तो इसके बारे में अब हम देखेंगे बिहार में जातिगत जनगणना का प्रभाव अब हमारे बिहार में कैसे पड़ने वाला है। पहले हम इसके आंकड़ों पर बात करेंगे और इन आंकड़ों के बाद हम इसके लास्ट में कंक्लूजन हम देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम ये देखते हैं, थोड़ा सा हम फैक्चुअल जानकारी लेते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से किया गया और इसका परिणाम अब आया है। सबसे पहले 18 फरवरी 2019 को, सबसे पहले 18 फरवरी 2019 को जब बिहार में जेडीयू और भाजपा दोनों का गठबंधन सरकार था, तब जाकर के इसको प्रस्ताव पारित किया गया था। और यह भी प्रस्ताव तब पारित किया गया था जब विपक्ष में रहते हुए तेजस्वी यादव ने मांग किया था। तो सरकार ने कहा कि चलो वोट बैंक की राजनीति है, इसको हम लोग पास कर देते हैं, लेकिन अनमने ढंग से ही पास किया गया था। इसके बाद फिर स्थिति बदली, परिस्थिति बदली बिहार की, और ऐसा हुआ कि भाजपा ही सत्ता से बाहर हो गई और जेडीयू और आरजेडी एक जैसे में आ गए, एक खेमे में आ गए। फिर इन दोनों ने मिलकर के निर्णय लिया कि बिहार में हम जाति की जनगणना करवाएंगे। क्यों करवाएंगे ये अब आपको विश्लेषण करना होगा कि आखिर क्यों जातियों का आरक्षण करवाना जरूरी था। अब आप एक कॉमन सेंस चीज देखिए, आप जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर के आज तक कहीं भी सुबह हो, शाम हो, रात हो, जाति और पैसा, यही तो ऐसा चीज है जो आपके जिंदगी घूमते रहता है। शादी विवाह का मामला हो या किसी से कोई उलझ गया हो, तो हर जगह पर जाति ही देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट या जो भी एग्जाम होता है, वो जाति आधारित ही होता है। तो क्यों ना एक बार जातियों का आंकड़ा हमारे पास होना चाहिए।
तभी तो हमें पता चलेगा कि किस जाति को कितना हम आरक्षण दे सके, किस जाति को हम कितना सा लाभ दे सके, क्योंकि हमारे देश की जो सारा का सारा पैटर्न है वो जातियों पर ही आधारित है। एसटी एससी वर्ग को कितना कट ऑफ देना है, कितना उसको सामाजिक सहायता देना है, सारा जातियों पर ही निर्भर है। और आश्चर्य की बात है कि हमें अपने जातियों के बारे में पता नहीं है। इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने 1 जून 2022 को 9 दलों के समर्थन से पूरी तरह से स्वीकृति प्राप्त किया, यानी कि सभी दल इसके लिए सहमत है। होंगे क्यों नहीं, क्योंकि उन्हें चुनाव जो लड़ना था, सारा पॉलिटिकल ये सब मुद्दे हैं। 2 जून 2022 को राज्य मंत्री परिषद ने जाति आधारित जनगणना को प्रस्ताव को स्वीकृति दे दिया। पहले तो दलों ने दिया, इसके बाद सरकार के जो कैबिनेट मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर, इन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया, सिग्नेचर कर दिया कि हाँ भाई करवाना ही करवाना। और इस तरह से जनगणना की शुरुआत के रोड मैप तैयार हो जाता है। और जनगणना 2 चरणों में संपन्न होता है। पहला चरण है 7 जून 2023 से लेकर के 21 जनवरी 2023 तक। ये पहले चरण में घरों की गिनती किया जाता है, और घर की गिनती करने के बाद फिर 15 अप्रैल से वास्तविक गणना शुरू की जाती है। हालांकि 15 से लेकर के यह 30 अप्रैल तक ही डेडलाइन था, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने, खास करके बीजेपी ने, इसको मामला को सुप्रीम कोर्ट लेके चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया कि भाई जनगणना का मतलब है केंद्र सरकार का ये विषय है। लेकिन फिर बिहार सरकार के दलीलों से फिर हाई कोर्ट परास्त हुआ, और फिर हाई कोर्ट ने 1 अगस्त को उन्होंने डिसीजन दे दिया कि आप करवा सकते हैं। जुलाई में ही डिसीजन दे दिया था, और सरकार ने बड़ी तत्परता से 5 अगस्त 2023 तक अपना पूरा काम खत्म कर दिया। और उसी का अगस्त में काम खत्म किया। सितंबर के बाद अक्टूबर में 2 अक्टूबर का दिन चुना गया, जो हमारे 2 महान विभूतियों का जन्मदिन था, और इसी दिन इस डेटा को रिलीज किया गया। अब इसमें हम थोड़ा सा फैक्चुअल ये देखेंगे। बिहार में 7 जनवरी 2023 से जाति आधारित जनगणना की प्रथम चरण की शुरुआत की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने वैशाली जिले के गैरोल प्रखंड अंतर्गत हरसेर गांव में मनोज पासवान के घर वो गए हुए थे, नीतीश जी, और ये तेजस्वी यादव भी गए थे, और उन्हीं से यहाँ से शुरुआत किया जाता है। तो ये जनगणना की शुरुआत किया गया, और इसके साथ ही साथ आर्थिक और सामाजिक स्थिति का भी पता लगाया गया है, लेकिन उसके आंकड़े अभी नहीं जारी किया गया है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये बात हुआ है ऐसा। अब इसके हम देखेंगे क्या इसके परिणाम आए हैं। तो परिणाम हमें पहली बार ये पता चला कि बिहार में कितनी जातियां हैं। तो बिहार में कुल जातियों की संख्या हमें मिली है 215। ये बिहार सरकार के ऑफिशियल डेटा में दिया गया है। और नई हमारी जनसंख्या अपडेट भी हो गई है। कुल जनसंख्या है 13,07,25,310। अब केंद्र सरकार जनगणना करवाए या ना करवाए, हमें बिहार की अपनी जनसंख्या पता चल गया। अब इसका आपको कैसे उपयोग करना है, तो अब हम, ये तो हमारा फैक्चुअल जानकारी हुआ। बीपीएससी मेंस में आपका यहाँ फैक्चुअल जानकारी बस कुछ आंकड़ों को पुष्ट करने के लिए आपको देना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में आपको ये अब बताना कि इन जनसंख्या को सरकार अब कैसे जन कल्याणकारी योजनाओं में प्रस्तुत करेगी। अब आइए कुछ हम इस जनगणना के कुछ फैक्चुअल चीज देखते हैं जो वास्तविकता से मैच करता है। अब हमें उन सब चीजों को देखना ही देखना पड़ेगा जिसके बारे में हम कहने से डरते हैं, बचते रहे हैं। तो आइए अब हम उसके बारे में अब हम आगे चलते हैं। कुछ फैक्चुअल जानकारी अब हम देखेंगे कि हमारे यहाँ फिर जो जातियों का जो हमारे यहाँ संख्या निर्धारित हुआ है, ये संख्या हमारे पास टोटल जनसंख्या जो 13 करोड़ है हमारे यहाँ, 13 करोड़ में पहले नंबर पर यादव जाति के जुड़े हुए हैं। कितने जनसंख्या है? 1,86,50,119। यानी कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा यादव जाति की संख्या सबसे ज्यादा है। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 14% हमारे यहाँ यादव जाति से है, और ये पहले नंबर पर है।
इसके पहले 1931 में अंग्रेजों ने जनगणना करवाया था। उस समय यादव जाति ही सबसे प्रोमिनेंट था, लेकिन उस समय लगभग 11% में थे। आपको याद होना चाहिए कि उस समय जब जनगणना हुआ था 1931 में, तो उस समय झारखंड और उड़ीसा और बंगाल ये तीनों एक ही स्टेट में आते थे। फिर इसके बाद में 1931 के बाद आज तक, यानी कि लगभग 90 साल में कभी जाति जनगणना नहीं हुआ। ये दूसरी बार, यानी कि स्वतंत्र भारत में पहली बार बिहार ने जातिगत जनगणना करवाया और उसके आंकड़े भी जारी किए। इसके पहले 2014 में कर्नाटक ने भी गणना करवाया था, लेकिन उस सरकार को अभी तक हिम्मत नहीं हुआ है कि वो आंकड़े को रिलीज कर दे। बिहार ने ये आंकड़ा जारी करके दिखा दिया कि बिहार सरकार जो वादे करती है उसको पूरा भी करना जानती है। दूसरे स्थान पर जो जाति है पासवान, जिसे हम दुसाध के नाम से भी जानते हैं, ये हमारे यहाँ सबसे दूसरे नंबर पर प्रोमिनेंट जाति है। 69,43,000 के लगभग में है। परसेंटेज की बात करें हम तो 5.31% है। उसी तरह से रविदास यानी मोची जो जातियां हैं 68 लाख के लगभग में है, और परसेंटेज में बात करें तो 5.25% है। कुशवाहा कोयरी चौथे नंबर पर है ये, इनकी संख्या 55 लाख के लगभग है। परसेंटेज में बात करें तो 4.21% है। शेख जो मुस्लिम समाज है, इनकी जो संख्या है 49 लाख के लगभग में है। परसेंटेज की बात करें हम तो 3.82% है। उसके बाद ब्राह्मण है 43,81,000 के लगभग, 3.66% के लगभग है। जुलाहा ये है 46 लाख के लगभग में, परसेंटेज में है 3.54%। इसके बाद राजपूत है, इसके बाद मुसहर है, इसके बाद कुर्मी है। तो हमने 215 जातियों में ये 10 ऐसी जातियां हैं जो बिहार के लगभग 90% जनसंख्या को ये कवर कर लेती हैं। बाकी में और 10% में और हमारे लगभग 200 जातियां हैं। तो हमारे बिहार में सबसे ज्यादा इन सब जातियों की 10 जातियों की सबसे ज्यादा संख्या है। अब इन जातियों को जब पता लग गया है कि इतनी संख्या में ये जाति है, अब इसका पॉलिटिकल मायने क्या होगा। सबसे ज्यादा खेल जो खेला जाएगा वो पॉलिटिकल पार्टी ही खेलेंगे इसको लेकर के। अब जो सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको दिखेगा वो ओबीसी समाज को दिखेगा। तो अब आगे इसका हथियार के रूप में कैसे प्रयोग करेगा राजनीतिक सत्ता, अब ये तो आने वाले समय में हमें देखना पड़ेगा। अब इसके बाद हम कुछ और आंकड़ों पर गौर करते हैं। कुछ और आंकड़े अब हम देखते हैं। इसके अलावा अब हम कुछ और आंकड़ों को देखेंगे। ये है हमारा कुछ धर्म से संबंधित जुड़ा हुआ है। किस धर्म के लोग कितने हैं ये हमारा जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे यहाँ बिहार में टोटल हिंदुओं की संख्या कितनी है। टोटल हिंदुओं की संख्या 2011 में हमारा 83% था। बिहार की बात हो रही है, यानी कि लगभग 6 करोड़ के आसपास में। इस समय 2022 में हमारी जनसंख्या तो बढ़ी है, लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ी है जिस अनुपात में बढ़ना चाहिए था। तो घट करके ये हो गया है 81 करोड़, 81% में आ गया है। ये जो परसेंटेज निकाला गया था 2011 में बिहार की जनसंख्या लगभग 10 करोड़ था, तो 10 करोड़ में 6 करोड़ निकाला गया है। लेकिन इस बार जो ये परसेंटेज निकाला गया है, ये निकाला गया है 13 करोड़ में, 10 करोड़ आया है। तो इसलिए इसमें जो घटोतरी हुई है, घट गया है 1.2%। हिंदुओं की संख्या पिछले 13 सालों में घट गया है। इसके बाद दूसरे स्थान पर मुस्लिम समाज है, जिनकी जनसंख्या में भागीदारी है 83%। 83 पॉइंट नहीं है, ये 16% है। 16% है हमारे बिहार में मुस्लिम समाज, और इनकी संख्या है 1,37,00,000 के आसपास में। और इन्होंने 13 साल में अपने जनसंख्या को बढ़ा करके कर लिया है 17.70%।
यानी कि इनकी, हमारे हिंदुओं में तो ये माइनस में गया, लेकिन ये प्लस में अपना 1.2% बढ़ा लिए। तो मुस्लिम समाज जहां अपने समाज में इन्होंने बढ़ाया, वहीं हिंदू समाज ने जनसंख्या को कम किया, हालांकि मेंटेन कर दिया मुस्लिम समाज में। ईसाई हमारे बिहार में लगभग 53,000 पहले थे, अब हो गए हैं 75,000 हो गए हैं। सिख जो हैं ये हमारे यहाँ 20,000 पहले थे, इनकी संख्या कम हो गई है बिहार में, 14,000 बच गए हैं। बौद्ध सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक इस धर्म को लेकर के हो रहा है। ये 2011 में तो मात्र 18,000 थे, 13 सालों में इन लोगों ने ऐसा जनसंख्या वृद्धि किया कि 1,11,000 पर पहुंच गए। सबसे ज्यादा बौद्ध जो है ये धर्म सबसे ज्यादा अपनी संख्या को बढ़ाया इसने। अब हो सकता है कि बहुत सारे हिंदू जो है धर्म परिवर्तित करके बौद्धिस्ट बने हो, ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद जैन समाज है, 16,000 पहले था, अब ये घट करके 12,000 हो गया। यानी कि हिंदू को छोड़ करके बाकी ये 5 जो ऐसे धर्म हैं ये अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते हैं, और ये टोटल जनसंख्या में 18% हिस्सा है इनका। अकेले 17% सिर्फ मुस्लिम समाज है अल्पसंख्यक में। तो ऐसा आंकड़ा अब जारी हुआ है, तो देखिए इसके सामाजिक, आर्थिक, पॉलिटिकल कितने मायने अब निकलेंगे, ये आने वाले समय में अब तय होगा। हमें अपने एग्जाम से मतलब है, एग्जाम हमें पास करना है। अब हम आते हैं इसके कुछ और अन्य फैक्ट्स पर अब आएंगे हम, और इसके बाद अब हम देखेंगे। अब इसका एक दूसरा डेटा हमारे पास है। दूसरा डेटा यह है कि हमारा समाज जो है ये 4 जातियों में बटा हुआ है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के समाज में बटा हुआ है। और बिहार में जनरल कैटेगरी वालों कितने हैं, ये 15.52% है हमारे बिहार में। ये बिहार में जनसंख्या है जनरल कैटेगरी का 15.52%, लेकिन बिहार में इनका जमीन पर जो हिस्सेदारी है वो लगभग 75% ये कब्जा किए हुए हमारे बिहार के जमीन पर। ओबीसी समुदाय सबसे ज्यादा है बिहार में, जिसको 2 वर्गों में बांटा गया है। एक ईबीसी है, एक्सट्रीमली यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, 36% में है, और बीसी एक है, बैकवर्ड क्लास है, जो 27% में है। यानी कि अगर इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर लगभग में 63% जनसंख्या सिर्फ ओबीसी की है, और इनको बिहार में जमीन का जो हिस्सेदारी है मात्र इनको है 20% है। और इसके बाद में एससी समाज हमारे यहाँ 19.65%, जमीन में हिस्सेदारी मात्र 5%। एसटी है, इनकी जनसंख्या 1% है, जमीन में लगभग लगभग 1% होगा, या ये भी नहीं होगा इनका। इसलिए अब एक नारा गूंज रहा है 4-5 दिनों से कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी कि ओबीसी समाज सबसे ज्यादा भागीदार वाला है, तो इसको भी उतना ही हिस्सेदार मिलना चाहिए, हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये हमारे यहाँ धन का असमान वितरण हुआ है, और अब इसी को सामाजिक न्याय देना है। अब देखिए हमारे यहाँ पॉलिटिकल अब सिनेरियो क्या बनेगा। पॉलिटिकल सिनेरियो अब ये बनेगा कि सभी जो पॉलिटिकल पार्टी है अब वो ओबीसी और एससी को लुभाने के लिए एक से एक वादे करेंगे, क्योंकि उनको अब पता चल गया है कि बिहार में ये 2 जातियां ऐसी प्रोमिनेंट संख्या में है कि अगर इनको अपने वोट बैंक बना लिया जाए तो फिर चुनाव हारना असंभव है, हम चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे। यही ये जातिगत चुनाव का सबसे मेन पहलू है ये। तो ये कुछ आंकड़े हैं, फैक्ट्स हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे आगे आगे हम देखेंगे अब थोड़ा सा ये कुछ फैक्चुअल ऐसा चीज है। पटना जिले की आबादी कितनी है, तो इसमें आया है आपका 58.38, यानी 58 यानी कि 58 लाख 2011 में था, और इस बार आ गया है 73 लाख पटना की जनसंख्या। टोटल बिहार में परिवार की संख्या 83 लाख के लगभग में है। कुल अल्पसंख्यक जो भी हमने बताया था टोटल 18% था, लेकिन अकेले मुसलमान ही इसमें
सबसे ज्यादा है 17.70%। पुरुष जनसंख्या पूरे बिहार में कितना है? 6.41% है ये। तो इसके बाद महिला जनसंख्या कितनी है? ये 6.11 करोड़ है। लिंगानुपात इस बार बढ़ गया है, ये बिहार के लिए बड़ी सुखद अच्छा ये चीज है कि पिछले 13 सालों में जो पहले 1000 पर 918 था, अब 1000 पर 953 ये लिंगानुपात सेक्स रेशियो पहुंच गया है, जो बहुत ही सराहनीय कदम है ये सरकार का। अब हम आते हैं इसके मेन मुद्दे पर जो आपके बीपीएससी आपसे चाहती है। ये सारे के सारे फैक्चुअल जानकारी थे। अब इस सारे फैक्चुअल जानकारी को अब आपको कैसे विश्लेषण करना है, ये आपसे मेंस में सवाल पूछा जाएगा। और अगले साल प्रीलिम्स में यहां से फैक्चुअल जानकारी भी आपसे पूछ सकता है। तो जब तक आपके पास आंकड़े नहीं होंगे, आप विश्लेषण कर ही नहीं सकते हैं। तो आंकड़े आपको याद होना ही चाहिए। अब देखिए, सबसे पहला सवाल यही पूछा जाएगा कि जातिगत जनगणना के क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। इसके आलोचनात्मक वर्णन करना होगा या इसके सकारात्मक नकारात्मक कुछ पहलू बताना होगा। सबसे पहले हम फायदे देखेंगे, क्या फायदा हो सकता है इस जाति के गणना के बाद। देखिए, वार्डवार जाति और कुशल लोगों की संख्या एक जगह उपलब्ध हो सकेगी, तदनुसार कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा सकती है। यानी कि सरकार को अब पता हो गया है कि किस पंचायत में किस जाति की संख्या कितनी है, उसके हिसाब से सरकार योजनाएं बना सकती है और उसी व्यक्ति तक पहुंचा सकती है। अब तो सरकार के पास हर व्यक्ति का जातिगत डाटा उपलब्ध हो गया है, तो अब कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने में सरकार को बहुत आसानी हो जाएगा। ये फायदे हैं। आर्थिक सामाजिक रूप से वंचित एवं पिछड़ों के लिए, वंचित एवं पिछड़ों के लिए जो अभी आया है 63% ये लोग हैं वंचित एवं पिछड़ों के लिए। अगर इसमें 19% अगर एससी को भी जोड़ दिया जाए तो लगभग में ये हो जाएगा आपका 83%। 83% इस बिहार की जनसंख्या में वंचित एवं पिछड़ा है। उनके लिए विशेष प्रबंधन होने चाहिए या किए जा सकते हैं। अब हमें ये डेटा से पता चल गया है। इससे सामाजिक ऊंच नीच तथा आर्थिक खाई को पाटने में मदद मिलेगा। हालांकि अभी तो हमें इसका आंकड़ा भी मिला नहीं है कि किस जाति में गरीबी ज्यादा है, किस जाति में ये शैक्षणिक योग्यता ज्यादा है कम है, अभी उसकी आंकड़े भी जारी नहीं हुआ। हो सकता है कि जारी किया जाएगा। लेकिन ये इतना तो हमने फायदे गिना ही दिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फायदे ही फायदे तो होंगे नहीं, इसके नुकसान भी हैं। क्या नुकसान है इसके? जातिवाद चरम सीमा पर होगी। यानी कि अब हर मोहल्ले में जिसकी जितनी संख्या होगी उसके अनुसार से अब वो लामबंद हो जाएंगे और भी ज्यादा, क्योंकि पूरे बिहार का आंकड़ा उनके पास अब आ गया है। तो हर जाति अब अपने आप को संगठित करने का प्रयास करेगा और दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने का संघर्ष करेगा। ये अब ऐसा हो सकता है। वोट बैंक की राजनीति होगी, ये तो होना ही होना है। सारा का सारा स्टेट इसीलिए किया ही गया है। समाज की जातिगत ध्रुवीकरण होगा, यानी कि जातियों पर अब और ज्यादा समाज बटेगा। हमारे संविधान बनाने वाले लोगों ने ऐसा सोचा था कि काश अगले 50 साल 100 साल में इस देश से जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ के जो धुरंधर राजनीतिज्ञ लोग हैं वो शायद जाति को और बढ़ावा देना चाह रहे हैं, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। तो इसके बाद फिर हम देखते हैं और क्या होगा। समाज हमारा कई जातियों एवं उपजातियों में बट सकता है। वो तो बटा हुआ खुद है ही, अब और बटने की संभावना है। ये इतना हमारा ये 4 पॉइंट नुकसान होगा। ये इसके आलोचनात्मक वर्णन किए जाएंगे। अब हम अपना निष्कर्ष निकालेंगे कि अब हमारा ये निष्कर्ष हुआ क्या है, जो कि आपके मेंस एग्जाम के लिए ये ही सबसे ज्यादा आपके लिए काम का चीज है, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना अपना अलग अलग निष्कर्ष होना चाहिए। हम आपको एक सिर्फ रास्ता बता रहे हैं, आप खुद से इसको एनालिसिस कर सकते हैं और अपने लिए इससे अलग भी आपका निष्कर्ष हो सकता है।
लेकिन लिखने की शैली आपकी यही होनी चाहिए, तब जाकर के आप मेंस में नंबर अधिक से अधिक पा सकते हैं। देखते हैं कैसे निष्कर्ष हमने निकाला है। बिहार में जातिगत जनगणना के संबंध में सरकार चाहे जो भी दलीलें दे, लेकिन एक बात तो तय है कि सरकार इसके माध्यम से राजनीतिक समीकरण को साधना चाह रही है। बिल्कुल क्लियर बात हमने कह दिया है, स्पष्ट हमने अपना वक्तव्य, हमारे दिमाग में जो चल रहा है सरकार के खिलाफ हो या सरकार के सपोर्ट में हो, हमने स्पष्ट बता दिया कि चाहे सरकार जितनी भी दलीलें दे कि हमको सामाजिक न्याय देना है, हमको समाज के लोगों तक योजनाएं पहुंचाना है, लेकिन मुख्य उद्देश्य सरकार का मेरे दृष्टि से क्या है कि वो राजनीतिक समीकरण ही साधना चाह रही है। देखिए अपने शब्दों को कैसे सुसंगठित बना करके और उसको पेश करना है। इस जनगणना के माध्यम से सभी छोटी बड़ी राजनीतिक दलों को फायदा होने वाला है। एकदम कठोर और कड़वा एकदम सच है, ये हमने प्रस्तुत कर दिया। जातियों के आधार पर वोट बैंक बनाया जाएगा, बिल्कुल ही बनाया जाएगा। समाज जातियों के आधार पर और ज्यादा गोलबंदी में जुट जाएगा, ऐसा हमने अपना सोचा, हमने निकाला। हो सकता है कि आपको ऐसा नहीं लग रहा हो, तो आप इसका निष्कर्ष कुछ और भी लिख सकते हैं। जिस क्षेत्र में जिस जाति की संख्या रहेगी ज्यादा, उस क्षेत्र में उसका बोलबाला स्थापित होने की संभावना रहेगी, पूरी तरीके से हो जाएगा। अगर किसी जाति को पता चल जाएगा कि हमारे पंचायत में या हमारे प्रखंड में इतनी जातियां हैं, तो उसको लेकर के वो उसका बोलबाला स्थापित हो जाएगा, और ये पूरी संभावना है। ये फलतः जाति आधारित गुटबंदी तेज होगी, जिसके परिणाम स्वरूप जाति आधारित समाज का अब निर्माण होगा। ये तो क्लियर बात है। तो हमने जो आंकड़े पढ़े उसके बाद हमने ये निष्कर्ष निकाला, और ये बहुत ही परफेक्ट निष्कर्ष है। हो सकता है आपका निष्कर्ष इससे भी आगे होगा, लेकिन जब अगर अलग होगा तो उसको प्रूफ भी आपको करना होगा। इसके बाद कुछ और हमने दिया है इसके निष्कर्ष में। कुछ विशेषज्ञों के राय परामर्श के आधार पर जाति आधारित जनगणना के कार्य पूरा करने का निर्णय लिया गया है। ये सरकार अब अपना दलील दे रहा है कि हमने क्यों लिया। तो सरकार ने दलील दिया है कि कुछ विशेषज्ञ के राय लेकर के ही हमने ये किया है, ऐसे ही नहीं किया है। लेकिन फिर भी हम यहां पर अब आलोचना करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि हमारा जो हमने जो आंसर लिखा है या लिखेंगे हम पूरी तरह से सरकार के बातों से सहमत नहीं होकर के लिखेंगे, और इसके लिए कोई नंबर नहीं काटा जाएगा आपका। आप सरकार की बातों से सहमत हो या ना हो, बस इतना आप ध्यान रखिए कि जो भी आप लिखेंगे उसको प्रूफ करना है आपको। अब देखिए, यह तो 100% बात सच है कि भारतीय समाज, खासकर उत्तर भारतीय समाज, गहरे रूप से जाति आधारित बनावट के रूप में बसी हुई है, बिल्कुल बसी हुई है। इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता है, चाहे हमारा एग्जामिनर हो, चाहे बिहार सरकार, चाहे केंद्र सरकार, चाहे कोई। जितना यूपी बिहार में जातिवाद होती है, शायद दक्षिण भारत में इतना जातिवाद नहीं है। उसी को हमने ये पुष्ट किया है। अतः उन जातियों की एक बार गिनती हो जाने के बाद उनके अनुसार नई नई योजनाएं बनाई जा सकती है, ये भी बात सही है। तो हमने पॉजिटिव थिंकिंग भी यहां दिया है। साथ ही उन जातियों से सामाजिक परिवर्तन का पता भी चलता रहेगा कि किस जाति में कितना ज्यादा सामाजिक परिवर्तन हुआ है। सभी जातियों की आर्थिक स्थिति क्षेत्रवार अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल। जैसे हम एक जाति का नाम लेते हैं, जैसे यादव जाति है, हो सकता है कि यादव जाति के पटना जिले में स्थिति बहुत बेहतर हो, लेकिन वही यादव जाति की पश्चिमी चंपारण में स्थिति बहुत खराब हो, या वही यादव जाति की जो संख्या है, यादव जाति की स्थिति पूर्णिया में बहुत खराब हो, रोहतास में बहुत खराब हो। तो हमें अब ऐसा आंकड़ा भी अब मिलेगा कि एक ही जाति के पूरे बिहार में कहाँ स्थिति खराब है, कहाँ स्थिति उनकी ज्यादा सही है। तो उसके हिसाब से अब योजनाएं बनाई जा सकती है। हो सकता है कि हमने यादव जाति को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ हमने स्कीम्स निकाली, तो हो सकता है हमने पटना जिला के स्कीम्स हम नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ के यादव जाति सुखी संपन्न है। हम देंगे उन्हीं जातियों को दूसरे जिले में जहाँ की वो बहुत ही गरीब है। तो ऐसे एक से एक डायमेंशन का प्रयोग करके सरकार इसका उपयोग कर सकती है।
अतः उस विशेष क्षेत्र में विशेष जाति के लिए अलग से योजना बनाई जा सकती है, यानी कि क्षेत्रवार जातियों को देख करके और संख्या बनाया जा सकता है। इस तरह से आपको मेंस आंसर राइटिंग करना है और साथ ही साथ उसका ऐसे निष्कर्ष लिखना होगा, तब कहीं जा करके एग्जामिनर आपसे प्रभावित होगा। एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगना है, उसको प्रभावित करना है, तब जाकर के वो ज्यादा से ज्यादा नंबर देगा आपको।